आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 80% डिप्रेस्ड लोगों में लो सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान होता है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स खुद को बेकार समझने लगते हैं। हो सकता है कि असल में वो बहुत प्यारे और अच्छे लोग हों, लेकिन वो बस मान लेते हैं कि वो सबसे बुरे हैं और सब उन्हें नापसंद करते हैं। ऐसा वो सिर्फ खुद नहीं सोचते बल्कि दूसरों को भी यकीन दिलाते रहते हैं कि वो बिल्कुल बेकार हैं। अब परिवार के कुछ लोग और कुछ दोस्त सच में इन्हें बेकार समझने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये सच में लूजर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद सबको अपने बेकार होने का विश्वास दिलाया है। एग्जाम्पल के लिए, जेनिफर एक राइटर है जिसने अभी अभी अपनी बुक कंप्लीट की है। जब उसकी बुक पब्लिश होने वाली थी तो उसे पैनिक अटैक आने लगे। उसने डॉक्टर डेविड की मदद लेने का फैसला किया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो पहले भी कई थेरेपिस्ट के पास जा चुकी है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, पास्ट के सेशन के दौरान उसे एक बात समझ में आई कि उसके अटैक का कारण था उसकी परफेक्ट बनने की इच्छा। उसे ये भी समझ में आया कि ये क्वालिटी उसे उसकी माँ से मिली थी। जेनिफर की माँ एक परफेक्शनिस्ट थी और उन्होंने जेनिफर की परवरिश भी इसी सोच के साथ की थी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को खुश करने में लगा दिया था, लेकिन वो फिर भी कभी इसमें सफल नहीं हो पाई। सच तो ये है कि जेनिफर कभी समझ नहीं पाई कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। ना ये जिंदगी परफेक्ट है और ना ही कोई इंसान। जेनिफर अपनी प्रॉब्लम जानती थी और वो इसका कारण भी जानती थी, लेकिन इसका सही इलाज नहीं जानती थी। किसी भी थेरेपिस्ट के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। वो अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस चाहती थी। डॉक्टर डेविड ने आखिर उसे एक प्रैक्टिकल प्लान दिया। उन्होंने कहा कि अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए उसे अपनी सोच और जैसा वो महसूस करती है वो बदलना होगा। इसके लिए पहला टिप है कि वो अपने बारे में जितनी भी नेगेटिव बातें करती है उसे एक पेपर पर लिखना शुरू करे और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में बदले। इस टेक्निक के जरिए उसे अपनी कमियों और कमजोरियों को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। समय के साथ वो हकीकत और डिसऑर्डर की वजह से पैदा होने वाले भ्रम के फर्क को समझने लगेगी। एक और मेथड था जिसका नाम था रिस्ट काउंटर। इसमें जेनिफर को जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उस डिवाइस का बटन दबाना था। डॉक्टर डेविड ने उसे समझाया कि पहले कुछ हफ्तों के दौरान नेगेटिव विचारों की गिनती बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद वो स्टेबल होने लगेगी और बाद में जाकर उसकी गिनती में कमी आएगी। तो आप क्या समझे? ये सब हमारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। एक बार जब हम अपने थॉट्स बदलने लगते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी खुद ब खुद बदलने लगती है। जब हमारी फीलिंग्स बदलने लगेंगी तब हमारे एक्शन भी बदलने लगते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डिप्रेशन का यही इलाज है, अपने थॉट्स को बदलना। अभी हमने ये जाना कि हमारे थॉट्स का हमारे मन और डिप्रेशन पर क्या असर होता है। अगर हम अपने थॉट्स को ठीक कर ले तो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन कभी कभार हमारे थॉट्स नहीं बल्कि हमारी विल पावर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जो डिप्रेस होते हैं उनका अपने बेड से उठने का भी मन नहीं करता। विल पावर और मोटिवेशन की ये कमी ना जाने और कितने नुकसान करना शुरू कर देती है। पहली बात, कुछ नहीं करने से, दिन भर यूं ही पड़े रहने से आप चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं। उसके बाद आपके मन में उदासी भरने लगती है। जब आप कई दिनों तक लगातार कुछ नहीं करते तो आप अपनी कदर करना बंद करने लगते हैं। आप खुद को एक हारा हुआ इंसान मान लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी यही विश्वास दिलाते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। नैन्सी एक ऐसी पेशेंट थी जिसे कुछ ना करने की इच्छा होती थी। वो एक बुटीक चलाती थी और पूरे हफ्ते काम में बहुत बिजी रहती थी। उसे प्रॉब्लम होती थी वीकेंड के दौरान। फ्राइडे रात को एक बार जब वो सोने जाती तो मंडे काम पर जाने तक अपने बेड से हिलती भी नहीं थी। नैन्सी ने डॉक्टर डेविड की सलाह पर अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसमें कुछ भी करने की कोई इच्छा, कोई उमंग ही नहीं बची थी। क्योंकि वो बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए उसका वीकेंड में कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। वो डॉक्टर डेविड द्वारा दिए गए चार्ट में अपने थॉट्स रिकॉर्ड करती रही। अब उसे अपनी प्रॉब्लम धीरे धीरे दिखाई देने लगी और कुछ बदलाव के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। पहले कुछ हफ्तों में वो अपने बेड से उतरकर ब्रेकफास्ट करने लगी, फ्रेश होने लगी। उसने डॉक्टर को बताया कि ऐसा करने से उसे लग रहा था कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने कोशिश की और अपने दोस्तों से मिलने और बाहर जाने की शुरुआत भी करने लगी। वो जैसे जैसे कॉग्निटिव थेरेपी कंटिन्यू कर रही थी, डिप्रेशन उससे दूर होता जा रहा था। कई बार काम को कल पर टालने की आदत हमें बड़ी आम लगती है और हम सोच लेते हैं कि शायद ये आलस की वजह से है या काम करने का हमारा मूड नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी तो हो सकती है कि आप डिप्रेस्ड हो और आपको इसकी भनक भी ना हो।
एक बार जब आप अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। फिर आप किसी काम को टालेंगे नहीं बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमने खुद से बात करने यानी सेल्फ टॉक से मन पर होने वाले असर के बारे में जाना। अगर आप हमेशा खुद के लिए नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप उदास और अपसेट फील करेंगे। अगर आप खुद में कमियां या बुराइयां निकालकर खुद को नीचा दिखाते रहेंगे तो आप सच में डिप्रेस हो जाएंगे। कई बार दूसरे जो हमारे लिए कहते हैं उससे प्रभावित होकर भी हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो आपको इस तरह की बातों से डील करने के लिए कुछ टेक्निक्स सीखने होंगे। पहला, आपको बिना अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व किए क्रिटिसिज्म को देखना सीखना होगा। आपको याद रखना होगा कि वो चुभने वाले शब्द सिर्फ उस इंसान के अपने विचार हैं और वो इंसान सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर वो सही है तो आप उसकी एडवाइस मांगकर खुद को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। अगर वो गलत है तो उन बातों को बिल्कुल अनसुना करके खुद में अपना विश्वास बनाए रखें। इस कहानी से आप ये सीख ले सकते हैं। आथा नाम का एक साइकेट्रिस्ट था। एक बार एक पेशेंट ने सुपरवाइजर से उसकी शिकायत कर दी। उसने कहा कि आथा बहुत सख्त किस्म का आदमी था। आथा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो खुद को क्रिटिसाइज करने लगा और डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसका करियर ही खत्म होने वाला है और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब अगर आप इस बात पर जरा सोचें तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आथा की डिप्रेशन का कारण वो पेशेंट नहीं था बल्कि खुद आथा के विचार थे। जैसे ही किसी ने उसे क्रिटिसाइज किया तो वो डर गया। वो खुद को दोष देने लगा और सोचने लगा कि अब उसकी जॉब चली जाएगी। लेकिन आथा ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो पेशेंट गलत भी तो हो सकता था। उसे आथा सख्त लगा लेकिन शायद दूसरों को ऐसा ना लगता हो। इस एक नेगेटिव कमेंट को वो इग्नोर भी कर सकता था। और मान लीजिए कि अगर वो पेशेंट सही भी था तो आथा उसे ध्यान में रखकर खुद को इम्प्रूव भी तो कर सकता था ना। तो सब कुछ हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर आपका नजरिया सही होगा तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। चलिए अब आईक्यू की बात करते हैं। अब ये आईक्यू क्या भला है? आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिससे ये पता लगाया जाता है कि एक इंसान में कितनी बुद्धि है। लेकिन डॉक्टर डेविड जिस आईक्यू की बात कर रहे हैं वो है इरिटेशन क्वोशिएंट। क्या आपको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होती है? क्या आप आसानी से इरिटेट हो जाते हैं या आप में किसी भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन को हैंडल करने की अच्छी खासी टॉलरेंस पावर है? जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप उसे अपने अंदर ही दबा कर रख सकते हैं या उसे बाहर निकाल कर तमाशा कर सकते हैं। जब आप अपने गुस्से को अंदर दबाने का फैसला करते हैं तो एक दिन ये बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में बदल जाता है। तो वही दूसरी तरफ, अगर आप चिल्लाकर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे तो आप दूसरों को दुहक पहुंचाते हैं। देखा जाए तो दूसरों पर गुस्सा ना निकालना ही सबसे अच्छा होता है और इसके लिए आपको अपने आईक्यू यानी इरिटेशन क्वोशिएंट का इस्तेमाल करना होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ सिचुएशन आपको गुस्सा नहीं दिलाती बल्कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, आप में उसे समझने की कितनी समझ है, ये उस वजह से भी होता है। ये सब दिमाग का खेल है। जब आप किसी सिचुएशन को शांति से समझने की कोशिश करेंगे तभी उसका हल निकलेगा। अब पीटर को ही ले लीजिए। वो एक पिता है जो काम से थक हार कर घर पहुंचा है। उसका दिन बहुत स्ट्रेसफुल था और अब वो सिर्फ रेस्ट करना चाहता था। इसलिए अपने बच्चे को सुलाकर वो टीवी देखने बैठ जाता है। अब जब पीटर थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तब अचानक उसका बच्चा नींद से जाग गया। फिर वो धीरे धीरे गिरते लड़खड़ाते पीटर तक पहुंचा। अब पीटर इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। या तो वो उस छोटे से बच्चे पर गुस्सा कर सकता है या वो ये सोचकर डिप्रेस हो सकता है कि उसकी जिंदगी इतनी बेकार है कि उसके पास रिलैक्स करने तक की फुर्सत नहीं है, या फिर वो ये सोचकर शांत और खुश हो सकता है कि उस नन्हे से बच्चे ने उस तक पहुंचने के लिए अपना पहला कदम उठाया। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने बच्चे को गोद में उठा सकता है। इनमें से वो क्या चुनता है ये सिर्फ और सिर्फ पीटर की चॉइस है। अगर आप इसके बारे में जरा सोचें तो आपको एहसास होगा कि ज्यादातर पेरेंट्स इन अनमोल पलों को यूं ही गवा देते हैं क्योंकि वो खुद पर गुस्सा को हावी होने देते हैं। हमें थोड़ा शांत होकर समझदारी से चीजों को देखना सीखना होगा और दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। डिप्रेशन का एक और कारण है जो है गिल्ट। कुछ लोग हर वक्त ही गिल्टी फील करते रहते हैं। वो अपने आसपास होने वाली हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। जब उनसे कुछ गलत हो जाता है तो वो ये मान लेते हैं कि वो बुरे लोग हैं। इस गिल्ट की भावना का एक पेशेंट के मेंटल स्टेट पर अलग अलग प्रभाव होता है। इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो गिल्ट की भावना कितनी देर से है और कितना गहरा है। जैनिस की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैनिस एक टीचर थी जिसे सीवियर डिप्रेशन था। ऐसी दो यादें थीं जिसने उसके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया था।
उसे बार बार याद आता था कि कैसे 15 साल की उम्र में उसने 2 बार दुकान से सामान उठा लिया था जिसके पैसे उसने नहीं चुकाए थे। वो खुद को चोर मानने लगी थी। हालांकि जेनिस दिल से एक ईमानदार इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इन 2 घटनाओं की बुरी यादें उसे एक हेल्दी और खुशहाल जीवन जीने से रोके हुए थी। जेनिस हर वक्त यही सोचती कि वो एक चोर और एक बुरी लड़की है। उसका गिल्ट इतना गहरा था कि लंबे समय तक वो उसके जहन से निकल नहीं पाया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि हर रात जेनिस भगवान से प्रार्थना करती कि वो उसकी जान ले ले। वो दोबारा उठकर दुनिया का सामना नहीं करना चाहती थी। उसका गिल्ट इतने लंबे समय से था और इतना गहरा हो गया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक दिन जब जेनिस इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपने पति की पिस्टल ली और खुद को गोली मार दी। खुशकिस्मती से पिस्टल ठीक से लोड नहीं हुई थी, इसलिए उसका निशाना चूक गया। लेकिन इसके बाद तो जेनिस और भी मायूस हो गई। उसे लगा कि वो इतनी बेकार है कि वो ठीक से अपनी जान भी नहीं ले पाई। तो देखा आपने कि गिल्ट एक बहुत खतरनाक भावना है जो डिप्रेशन को इस हद तक ट्रिगर कर सकता है कि इंसान अपनी जान लेने से भी नहीं कतराता। अगर जेनिस की तरह आपके मन में भी गिल्ट से भरे थॉट्स आते हैं तो आप इसे गंभीर डिप्रेशन में बदलने से रोक सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए डॉक्टर डेविड की डिप्रेशन चेकलिस्ट आपके बहुत काम आएगी। हमें समझना होगा कि कोई अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज आप पूरी कोशिश करके अपने आने वाले कल को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। आज आपके जैसे थॉट्स होने वो आपके आज और कल दोनों पर असर डालेंगे। अपने बीते हुए कल को पकड़ कर ना रखें, उसे छोड़ना सीखें ताकि आप अपने आज पर फोकस करके उसे अच्छा बना सकें। तो आज हमने डिप्रेशन को गहराई से समझने की कोशिश की। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। कुछ लोग इसे पहचान जाते हैं और कुछ अनजान ही रह जाते हैं। वो अपनी उदासी और निराशा की वजह समझ नहीं पाते, इसलिए खुद की मदद नहीं कर पाते। इस बुक में हमने एक नए ट्रीटमेंट कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जाना। इसने हमें ये समझाया कि हमारे थॉट्स की क्या अहमियत होती है और उसका हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार पर क्या क्या असर होता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको उसके कारण का पता लगाना होगा ताकि आप उसका सही इलाज शुरू कर सकें। चाहे आप में गिल्ट की भावना हो या लो सेल्फ एस्टीम या बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो आप इसे बिल्कुल बदल सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को बदलकर आप सब कुछ बदल सकते हैं, तब शायद आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल और हेल्दी शख्स होंगे। आज भी हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन के बारे में खुलकर चर्चा नहीं की जाती। डिप्रेशन शब्द से शर्मिंदा महसूस ना करें, इसका इलाज कराना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी भी दूसरी तकलीफ का। एक बार एक डॉक्टर ने इस बारे में बड़ी गहरी बात कही थी कि जब शरीर के किसी हिस्से की हड्डी टूटती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं, लेकिन जब हड्डी नहीं बल्कि मन टूट जाता है तो उसे मन का फ्रैक्चर कहते हैं, यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन मन का फ्रैक्चर है जहां इंसान मन से हार जाता है। ये ऐसा फ्रैक्चर है जो किसी को दिखाई नहीं देता और अक्सर वो इंसान अकेले ही घुटता रहता है। जिंदगी में हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप क्या देखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में है, इसलिए अपने विचारों को बदलकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका ये कदम आपके लिए एक अच्छी जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू।